क्लास 9 शुरू करते हैं आज का क्लास। और हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म्स के लास्ट पोर्शन है हमारा इस चैप्टर का। आज मोस्टली जो डिस्कस करेंगे दैट द फॉरेस्ट कम्युनिटी दे रिबेल्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट रूल्स। तो उनमें से हम लोगों ने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, दैट वाज द बास्तर रिबेलियंस। और उन्होंने उस वहाँ पे जहाँ पे मोस्टली 2/3 फॉरेस्ट एरिया जो था उन्होंने रिजर्व कर दिया था गवर्नमेंट ने। 2/3 फॉरेस्ट एरिया वो जो थे रिजर्व्ड हो गया था, जहाँ पे दे आर नॉट अलाउड टू फॉर गो इनसाइड द फॉरेस्ट एरिया फॉर कटिंग, हंटिंग, ग्रेजिंग पर्पस। ये टोटली बैन कर दिया गया था। और ये 1900 मोस्टली 1906 में ये रूल्स के अकॉर्डिंग उन्होंने इसको बैन करवाया था। तो अब यहाँ पे जो लोग थे, कम्युनिटीज थे फॉरेस्ट के, पीपल्स द आदिवासी, सो दे स्टार्टेड ग्रुपिंग टुगेदर व्हेनेवर दे टेक टाइम्स इन द प्लेस ऑफ वर्शिप। मंदिर में जब भी वर्शिप के लिए जाते हैं या फिर इन द मार्केट प्लेसेस व्हेनेवर दे गैदर्ड, जब भी वो गैदरिंग करते तो दे डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स रिलेटेड एंड व्हाट टू डू टू गेट दिस रेमेडियल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस क्या है, उसके सॉल्यूशंस क्या होगी। इस तरह से दे ट्राई टू डिस्कस ऑल दिस प्रॉब्लम्स। द अमंग देम दे वाज अ फिगर गुंडा धुरवा, जहाँ पे बिकम द लीडर ऑफ दैट, एंड ही इज फ्रॉम द विलेज निथारा। एंड ये धीरे धीरे जो था एक इम्पॉर्टेंट फिगर सामने आया बास्तर रिबेलियंस मूवमेंट के अंदर। In 1910 में पीपल व्हेन दे स्टार्टेड गैदरिंग डिस्कशंस एंड दे वांटेड टू रिबेल, कि हमें गवर्नमेंट से रिबेल करना है, रिवोल्ट करना है उसके रूल्स के अकॉर्डिंग, रूल्स के खिलाफ। तो वहाँ पे उन्होंने कि सर्कुलेट, ताकि मैसेज जो है किसी के साथ अगर हमें डिस्कस करना है, अगर कुछ मीटिंग करनी है या फिर कुछ एक्टिविटीज़ करनी है, तो वो क्या करते थे, मैंगो स्ट्रिंग्स जो होते हैं, चंक्स ऑफ अर्थ की मिट्टियाँ, थोड़ा सा चिली या फिर एरो, जो उनसे ये पता चलता था दैट देयर वाज समथिंग हैपनिंग। तो ये इंडिकेट करता था, ये उनका एक मैसेज देने का तरीका था। तो ये सर्कुलेट करते थे विलेजेस में, एंड दिस वे एक्चुअली मैसेज एक्सटॉर्टिंग विलेजेस टू ज्वाइन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो ये एक्चुअली ये एक मैसेज जैसा था, जहाँ पे इनका मतलब था कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने में मदद करे लोग। सो एवरी विलेजेस कंट्रीब्यूट समथिंग टू मीट द एक्सपेंसेस ऑर्गेनाइजिंग फॉर द रिबेलियंस। अब इनके पास फंड कहाँ से आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थी, फंड चाहिए। तो जितने गाँव वाले होते थे, जिनके पास जो चीज़ें थी, जो वो नीड है रिबेलियंस के समय ऑर्गेनाइजर में, तो वो कंट्रीब्यूट करते थे। फिर दे पीपल द रिबेलियंस, जो ग्रुप से जो रिवोल कर रहे थे, रिवोल्यूशनरीज, उन्होंने क्या किया, बाजार को लूटा। फिर द हाउस ऑफ ऑफिशियल्स एंड ट्रेडर्स, जो ऑफिसर्स थे, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे, ट्रेडर्स जो थे, बिजनेस कर रहे थे, स्कूल्स एंड पुलिस स्टेशंस, इन्होंने क्या किया, उनको तो ये सारे चीज़ों को, ट्रेडर्स को परेशान किया। फिर स्कूल एंड पुलिस स्टेशन जो थे उनको बर्न कर दिया, जला दिया। प्लंडर, मतलब जो चीज़ मिली उनके अपने काम के लिए वो तो ले लिया, बाकी सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड जिस तरह से ट्रेडर्स के वहाँ पे उन्होंने अटैक किया ट्रेडर्स में, तो उन्होंने जो भी ग्रेन्स मिला, अनाज, वो आपस में उन्होंने रीडिस्ट्रीब्यूट कर ली। सो मोस्ट ऑफ द रॉब्ड peoples were in some way associated with the colonial administrations and its repressive laws. तो मोस्टली जिसे जिसे उन्होंने परेशान किया, उनको लूटा, तो वो लोग कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट से कनेक्टेड होते थे। तो इसके लिए उन्होंने उन्हीं लोगों को टारगेट किया था। ना विलियम वर्ड्स, मिशनरीज, जिन्होंने अपने इससे जो रिबेलियंस रिवोल्ट कर रहे थे, प्लंडरिंग कर रहे थे, बहुत परेशान करके रखा था। तो उन्होंने क्या बताया कि एक मिशनरीज में उन्होंने नोटिस किया दैट द इवेंट, and he wrote down that from all directions came streaming into the जगदलपुर, कि जो लोग थे आक्रमण जब करते थे तो एक जैसे आंधी आती है, सब साइड से आ जाती है, तो इसी तरह से दे आर स्ट्रीमिंग इन ऑल डायरेक्शंस, एंड दैट वाज प्लेस जगदलपुर था। पुलिस, मर्चेंट्स, फॉरेस्ट, पियोन, स्कूल मास्टर, इमिग्रेंट, इन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा, कि दैट दे आर ऑल डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद द गवर्नमेंट्स एडमिनिस्ट्रेशंस। सो द मिलिट्री वॉज डिप्लॉयड। इन सब को शांत करवाने के लिए लास्ट में गवर्नमेंट को मिलिट्री को बुलाना पड़ा टू सप्रेस द रिबेलियंस। द आदिवासी लीडर अटेम्प्ट नेगोशिएशंस। फिर बाद में आदिवासी ने सोचा कि गवर्नमेंट के साथ बैठ के बात करके इनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला जाए।
बट द मिलिट्री सराउंडेड देयर कैंप्स एंड ओपन फायर, लेकिन मिलिट्रीज ने क्या किया, उनकी बात नहीं सुनी और उन्होंने उनके पूरे जो एरिया था उसको सराउंड कर दिया और उनमें फायरिंग करना शुरू कर दी. आफ्टर दैट द ब्रिटिश स्वेप्ट थ्रू विलेजेस बीटिंग एंड पनिशिंग दोज हु हैड पार्टिसिपेटेड इन द रिबेलियंस. फिर उसके बाद जब ब्रिटिशर्स एंटर किए तो जो भी लोग उनके रास्ते में जो परेशान कर रहे थे, जो प्लंडरिंग में उन्होंने योगदान दिया था, भाग लिया था, सबको उन्होंने बीट एंड दे पनिश देम, जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया. मोस्ट विलेजेस वेयर अबंडेंट एंड हैज पीपल रन अवे इनटू द जंगल. लोगों ने मोस्टली गांव छोड़ के कहीं और चले गए, कोई जंगलों में चले गए जान बचाने के लिए. सो इट took 3 months. ब्रिटिशर्स को 3 महीने लगे फ्रॉम मे, दैट वाज फ्रॉम फरवरी टू मे, फॉर द ब्रिटिशर्स टू रीगेन कंट्रोल, कि उस एरिया में कंट्रोल पाना लगभग 3 महीना लग गया उनको, ये सभी लोग जो थे जो छिप गए थे उन सभी को कंट्रोल में करना. बट दे नेवर एप्रीहेंड गोंडा धुरवा, लेकिन उन्होंने, अच्छी बात थी कि जो उनका लीडर था गोंडा धुरवा, उन्हें वो पकड़ नहीं पाए. A major victory of the rebel was the temporary suspension of the reservations. तो इसका रिजल्ट ये निकला कि लोगों ने जो रिबेल्स किया था बास्तर में, कि गवर्नमेंट ने टेम्पररी जो रिजर्वेशन रखा था 2/3 उसे सस्पेंड कर दिया, कुछ समय के लिए उसे बंद कर दिया गया. एंड द एरिया टू बी रिजर्व वॉज रिड्यूस्ड, और बाद में फिर एरिया को जो 2/3 था वो हाफ कर दिया गया. तो इससे ये हो गया कि अब उसको कुछ एरिया तो है जहाँ पे वो अलाउ ईजिली मूव कर सकते हैं, जा सकते हैं और अपनी जो वो चीज़ें चाहिए फॉरेस्ट से कलेक्ट कर सकते हैं. सो दैट वाज द रिजल्ट ऑफ द रिबेलियंस ऑफ बास्तर. नाउ नेक्स्ट इज द स्टोरी ऑफ जावा. जावा, नाउ टुडे जावा इज बिन वेल नोन फॉर द राइस प्रोड्यूसिंग. आज वर्ल्ड में सबसे मेनली जावा नोन है बिकॉज ऑफ राइस प्रोड्यूस करने के लिए, कि बहुत ज़्यादा राइस प्रोड्यूस करते हैं. और ये एक आइलैंड है इन इंडोनेशिया, छोटा सा आइलैंड है इंडोनेशिया के अंदर. लेकिन अर्लियर बिफोर इट वाज राइस प्रोड्यूसिंग एरिया से पहले ये एक बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड फॉरेस्ट एरिया हुआ करता था. द डच हैड कॉलोनाइज इंडोनेशिया, लेकिन इसके ऊपर इन एरिया में कॉलोनाइजेशन किसने किया? डच ने इनके ऊपर कंट्रोल किया. जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे किया था वैसे डच ने इनके ऊपर किया. एंड देयर वर मेनी सिमिलैरिटीज इन द फॉरेस्ट लॉ इन इंडिया एंड एज इंडोनेशिया. तो हमारे यहाँ पे जो भी रूल्स बनाया था फॉरेस्ट के लिए वैसा इंडोनेशिया में बनाया गया था. तो दैट वाज द सेम लॉ बिकॉज हु आर दे आर द यूरोपियंस पीपल, सो दे आर फॉलोइंग मोस्टली द सेम रूल्स. द डच स्टार्टेड फॉरेस्ट मैनेजमेंट फ्रॉम जावा इन इंडोनेशिया. तो यहाँ पर भी डच ने स्टार्ट किया फॉरेस्ट मैनेजमेंट जावा में. लाइक ब्रिटिश दे ऑल्सो वॉन्टेड टिम्बर्स, ये भी टिम्बर चाहते थे टू बिल्ड शिप. सो इन 1600 द एस्टिमेट पॉपुलेशन ऑफ जावा, जो पॉपुलेशन थी वो 3.4 मिलियन थी. देयर वर मेनी विलेजेस इन द फर्टाइल प्लेन्स विलेजेस अलॉन्ग विथ मेनी कम्युनिटीज. तो यहाँ पे बहुत से विलेजेस थे, फर्टाइल प्लेन्स भी था, अलग अलग बहुत से कम्युनिटीज थे. दे आर लिविंग इन द माउंटेनियस एरिया, और वहाँ पे वो क्या करते थे माउंटेन्स में? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिस तरह से इंडिया में लोग करते थे, जो नोमैड्स थे, जो ट्राइब्स थे, तो इसी तरह से वहाँ पर भी वो लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशंस करते थे. इसके साथ साथ अदर ऑक्यूपेशंस में क्या था? द कलंग ऑफ जावा, द कम्युनिटीज. कलंग वॉज अ कम्युनिटी ऑफ एक्सपर्ट फॉरेस्ट कटर. कहा जाता था ये कम्युनिटीज जो थी ये बहुत ही एक्सपर्ट है किसमें? कटिंग, फॉरेस्ट कटिंग एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशंस में बहुत ज़्यादा. सो दे वे आर सो इम्पॉर्टेंट दैट इन 1756 में कि ये कम्युनिटीज़ इतनी ज़्यादा स्किल्ड है इस कामों में कि जब ये कहा गया 1756 में माताराम किंगडम्स, जो वहाँ पे किंगडम्स थी, माताराम किंगडम जब ये स्प्लिट हुई और ये 2 फैमिलीज़ में डिवाइड हो गई, दैट इज 600 कलंग्स फैमिलीज वे आर इक्वली डिवाइडेड. तो माताराम किंगडम्स जिस तरह से जब वो डिवाइड हुई 2 टुकड़े में, तो इन लोगों ने इस कम्युनिटीज़ को भी डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में. तो लगभग कितनी फैमिली थी कलंग्स की? 6,000 कलंग फैमिलीज थी. इसे इक्वली डिवाइड किया गया 2 किंगडम्स में. Without their skill, it would have been difficult to harvest teak for the king to build their palaces. तो अगर ये कलंग कम्युनिटीज़ नहीं होती तो जो किंगडम थी माताराम की, वो अपने लिए कभी भी पैलेसेस बना ही नहीं सकती थी, बिकॉज दे नीड द टीक फॉरेस्ट. जो वुड चाहिए था, तो ये वुड कटर्स में एक्सपर्ट थे इसके लिए. द फॉरेस्ट, बट द डच स्टार्टेड गेनिंग कंट्रोल ऑफ द फॉरेस्ट. दे ट्राइड टू फोर्स द कलंग वर्क फॉर देम.
लेकिन बाद में जब डच ने इनके ऊपर कंट्रोल किया इस एरिया पे, तो वो चाहते थे फॉरेस्ट के ऊपर भी पूरा का पूरा कंट्रोल डच कर रहे हैं, ना कि कलंग्स कर रहे हैं. सो दे ट्राई टू फोर्स कलंग. उन्होंने कलंग को फोर्स किया कि वो उनके लिए वर्क करे एंड फोर्सिवली, फिजिकली तो बहुत ज़्यादा उनको उनके लिए काम करना ही पड़ेगा इस तरह से. दिस was fiercely opposed by who the Kalang attacked a Dutch fort at Jona. However, the rebellions were suppressed. तो इस तरह से कलंग ने उसको अपोज करने की कोशिश की और उस तरह से उन्होंने डच की फोर्ट पे अटैक किया. लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि वो जो रिबेल उन्होंने किया था वो सप्रेस कर दिया गया. डच ने उनको दबा दिया. दैट वाज दे हैव बीन सरेंडर्ड. फिर डच ने भी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री अपनाई थी, जिस तरह से इंडिया में साइंटिफिक फॉरेस्ट्री उन्होंने किया था. इन द 19th century, when the Dutch thought that it was essential to control territory and not just people, they passed forest law in Java. तो जिस तरह से टेरिटरी को कंट्रोल किया उन्होंने, एरिया को कंट्रोल किया, लोगों को किया, वो फॉरेस्ट लॉ भी बनाना चाहते थे. एंड दे पास्ड फॉरेस्ट लॉ विच रेस्ट्रिक्टेड, जहाँ पे उन्होंने रेस्ट्रिक्ट किया विलेजेस को कि वो फॉरेस्ट से कुछ भी नहीं ले सकते. नाउ टिम्बर्स कुड ओनली बी कट फॉर सर्टन पर्पस. अगर टिम्बर्स चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए, किस पर्पस पे चाहिए, फॉर मेकिंग रिवर बोट या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, स्पेसिफिक फॉरेस्ट. तो ये भी सुपरविजन्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि कौन से प्लांट्स कट किया जा रहा है. विलेजेस वे आर पेनलाइज्ड, अगर वो अननेसेसरी इसको कट करते हैं तो उनको फाइन देना पड़ेगा, पनिश किया जाएगा. फॉर ग्रेजिंग कैटल्स इन यंग स्ट्रैंड, अगर वो जंगलों में अपनी भेड़ कैटल्स को ले जाते हैं जहाँ पे मोस्टली न्यू प्लांट्स आर बीइंग ग्रोन अप, तो उस एरिया में नहीं जा सकते, उसको पनिश करेंगे. एंड ट्रांसपोर्टिंग वुड विदाउट परमिशंस, अगर वो वुड को कट करके ट्रांसपोर्ट करते हैं, अपने ले जाते हैं, तो उसके लिए भी उनको पनिश किया जाएगा. और ट्रैवलिंग ऑन फॉरेस्ट रोड विद कैटल्स और हॉर्स कार्ट, दूसरी फॉरेस्ट एरिया से जो फॉरेस्ट से रोड कनेक्टेड है उस एरिया में वो ट्रैवलिंग भी नहीं कर सकते. तो दैट इज़ द रूल्स विच दे हैव बीन मेड इन जावा एज इट हैपन इन इंडिया. जिस तरह से इंडिया के अंदर किया गया था नेसेसरी टू मैनेज फॉरेस्ट, तो इनके लिए अब बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट के लिए रूल्स बनाना चाहिए. तो फॉरेस्ट को मैनेज किया जाएगा फॉर बिल्डिंग शिप्स एंड रेलवेज. तो यहाँ पर भी वही था जैसे इंडिया में था, शिपिंग एंड बिल्डिंग, दैट वाज बिल्डिंग ऑफ शिपिंग बिल्डिंग्स एंड रेलवेज. तो इंट्रोडक्शन किया फॉरेस्ट सर्विस इन 1882 में. देयर वाज 280 million स्लीपर्स वे एक्सपोर्टेड, ये एक्सपोर्ट किया गया जावा से. बट एज इट वाज ऑल दिस नीडेड अ लॉट ऑफ लेबर. इन सब को काटने के लिए लेबर्स चाहिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए चाहिए, फिर उसको कट करना, स्लीपर्स की उसे कट करके स्लीपर्स बनाना है, ये सभी चीज़ों के लिए लेबर्स चाहिए. एंड डच डिज़ायर अ नॉर्मल स्ट्रैटेजी कि कैसे इसको लेबर मिले. सो दे फर्स्ट इम्पोज रेंट ऑन फॉरेस्ट, तो उन्होंने इसके लिए फॉरेस्ट में रेंट लगा दिया. दैट वाज कल्टिवेटेड, जहाँ पे वो कल्टिवेट करते थे जावा, दैट वाज कल्टिवेशन, शिफ्टिंग कल्टिवेशन. एंड देन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम विलेजेस फ्रॉम दिस रेंट, कि अगर सबसे पहले वो रेंट, द फर्स्ट इम्पोज रेंट, कि आपको रेंट देना पड़ेगा फॉरेस्ट एरिया लैंड में जहाँ पे वो कल्टिवेट करते हैं. एंड देन एग्जेम्प्ट सम विलेजेस कि आपको रेंट नहीं दे सकते अगर आपको रेंट देना है. अदरवाइज अगर आपको रेंट नहीं देना है तो आपको हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क करना पड़ेगा. साथ में आपके अपने एनिमल्स को भी कैरी करके लेना पड़ेगा सो दैट दे कैन ट्रांसपोर्ट. तो एनिमल्स क्या करेंगे उनके साथ, वो जो लॉग्स होंगे वुड कटर्स के, वो ट्रांसपोर्ट करने में ईजी हो जाएगा. तो इसी तरह से उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी कि फर्स्ट उन्होंने रेंट इम्पोज कर दी फॉरेस्ट कल्टिवेटेड में. अगर वो एग्जेम्प्टेड, मतलब उनको अगर टैक्स से बचना है, उस रेंट से बचना है, तो उनको वर्क करना पड़ेगा फ्री ऑफ कॉस्ट विथ लेबर. दैट वाज उनके एनिमल्स के साथ, तो वो बच सकते हैं. तो दिस सिस्टम वॉज नोन एज द लंदन स्टिंगसन सिस्टम्स. तो इस तरह से सिस्टम्स को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और ये नाम दे दिया, जैसे इंडिया में था बट यहाँ पे नाम चेंज कर दिया. तो लंदन सिस्टम्स में लेटर ऑन इंस्टेड ऑफ रेंट एग्जाम्पशंस के साथ साथ फॉरेस्ट विलेजर्स वे आर गिवन स्मॉल वेजेस. उसके बाद उनको स्मॉल एक छोटा सा वेजेस शुरू कर दिया देने के लिए.
बट देयर राइट टू कल्टिवेट फॉरेस्ट एंड कंटिन्यू टू बी रेस्ट्रिक्टेड। तो यहाँ पे पहले था कि रेंट से बचना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना पड़ेगा, बाद में अगर रेंट से बचना है तो उन्होंने क्या किया, उनको जो वो काम करवा रहे थे उसमें वेजेस इंक्लूड कर दिया, बट दैट वाज वेरी स्मॉल वेज। और उसके बाद रेंट को वापस से शुरू कर दिया, दैट दे हैव टू कल्टिवेट जो है लैंड, कल्टिवेट एरिया जो करते हैं वो कल्टिवेट एरिया में लैंड, तो वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि वहाँ पे आप कल्टिवेट नहीं कर सकते, शिफ्टिंग कल्टिवेशंस वहाँ पर नहीं कर सकते। तो दैट इज़ व्हाट स्लोली स्लोली उन्होंने भी चेंज करना शुरू कर दिया। फिर आता है साइमन्स चैलेंज। साइमन्स जो थे यहाँ पे जिस तरह से वहाँ पे हमारे एक कम्युनिटीज़ में बास्तर में गुंडा धुर्व था, उन्होंने पे हेल्प किया था, तो यहाँ पर भी एक साइमन्स, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था जावा के अंदर भी। अराउंड 1890s में शिरोन्तिको साइमन ऑफ रैंडम ब्लंटिंग्स विलेज तो थे यहाँ के, विच वॉज अ टिक फॉरेस्ट विलेज। तो ये जो था विलेज था और इसमें मोस्टली टिक फॉरेस्ट, तो रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट द स्टेट ओनरशिप्स ऑफ फॉरेस्ट। तो इन्होंने जो गवर्नमेंट थी उससे अपनी जो उनकी प्रॉब्लम था उसको उन्होंने गवर्नमेंट के सामने पुट किया, अपनी आवाज़ को बुलंद कि हमारी प्रॉब्लम्स को आप सुने। His contention was that since the state has not created the wind, water, earth, wood, therefore it would not own them. तो उनका बोलना था मतलब था कि जब स्टेट गवर्नमेंट ने, स्टेट ने क्रिएट नहीं किया, ना पानी, ना हवा, ना धरती, ना जंगल, ना पेड़ पौधे, तो फिर वो स्टेट का कैसे हो गया? फिर वो स्टेट क्यों अपने ऊपर हुक्म करती कि वो उसका खुद का है? Soon the movement spread on the wider scale. और इसी तरह से ये मूवमेंट जो है बहुत ज़्यादा फैलना शुरू हुआ हो गया। साइमन सन इन लॉ जो थे वे अमंग दोज हु हेल्प ऑर्गेनाइज द मूवमेंट। तो साइमन के जो खुद का अपना दैट वाज सन इन लॉ जो थे उन्होंने भी हेल्प किया मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करके थोड़ा स्प्रेड करने में। By 1907, about 3,000 families become the followers of his idea. धीरे धीरे इसकी आइडिया के जो फॉलोअर्स थे वो बढ़ने लगे। 3,000 families they are supporting Simons की जो व्यू थी उसको। Some Simonists protested by laying down on their land when the Dutch came to survey it, while others refused to pay tax or fine or perform labor. तो साइमनिस्ट जो भी साइमन को फॉलो कर रहे थे तो दे वर कॉल्ड साइमनिस्ट। तो सभी ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया जब भी डच उनकी ज़मीन को सर्वे करने आते थे या फिर रेंट के लिए आते थे, तो वो लोग हमेशा दे ले डाउन, वो रास्ते में उसमें लेट जाते थे ताकि उसके ऊपर से चल के वो नहीं जा सकते। तो इसी तरह से रिफ्यूज़, दैट वाज अ वे ऑफ रिवॉल्ट करना इन्होंने शुरुआत किया। नेक्स्ट आता है कि इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर ऑन फॉरेस्ट। जो वर्ल्ड वॉर उससे भी क्या फॉरेस्ट में इफेक्ट पड़ा था, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। द टू वर्ल्ड वॉर जो हुआ वर्ल्ड के अंदर, इट इम्पैक्ट ऑन फॉरेस्ट अ लॉट, बहुत ज़्यादा। इन इंडिया वर्किंग वे अबंडन एट दैट टाइम एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कट ट्री रेकलेसली टू मीट फॉरेस्ट वॉर नीड। तो जब ये वॉर हो रहा था, द वर्किंग जो था वो बंद कर दिया गया था काम, लेकिन जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स थी दे वे अलाउड कि वो फॉरेस्ट को कट करे कैसे भी, ताकि जो भी ब्रिटिश की नीड्स है वो फुलफिल किया जाए। वैसे ही जावा में जस्ट बिफोर द जापानीज ऑक्यूपेशंस ऑफ द रीजन, द डच अडॉप्टेड अ स्कॉच अर्थ पॉलिसी। अब यहाँ पे जावा को लगा कि जावा में अगर जापानीज उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि जितना हो सके डच जो है वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को यूज़ कर ले, फॉरेस्ट को, और मोस्टली जो चीज़ बच जाएगी वो उसको डिस्ट्रॉय कर दे ताकि जापानीज व्हेन दे विल कम एंड ऑक्यूपाई द एरिया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्यूपेशन नहीं ऑक्यूपाई होना चाहिए था, ठीक है, तो ऑक्यूपाई करने जब आए तो उनको कुछ ना मिले। तो इसी तरह से डच ने अडॉप्ट किया स्कॉच अर्थ पॉलिसी, जैसे प्लंडरिंग करते हैं, उथल पुथल करना, पूरा ख़राब कर देना, वो पॉलिसी अपनाया एंड दे डिस्ट्रॉय, बहुत कुछ तबाह कर दिया, सॉ मिल्स एंड बर्न ह्यूज पाइल्स ऑफ जाइंट टिक्स लॉग, जो लॉग्स जो रखी थी एक के ऊपर रखा गया था ब्लंट बना के, उसको उन्होंने फायर में डाल दिया, आग लगा दी। जो मिल्स थी, सॉ मिल्स जहाँ पे कट किया जाता उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया एंड फॉरेस्ट। तो इस तरह से क्या है कि बाद में जब वो आएंगे तो उनको कुछ भी ना मिले,
इस तरह से लेटर एज एक्सपेक्टेड, जैसा सोचा गया था जब जापानीज एंटर किया, सो दे एक्सप्लॉयटेड द फॉरेस्ट, उन्होंने भी फॉरेस्ट को रेकलेसली डिस्ट्रॉय किया, कट करना शुरू कर दिया। और उन्होंने फॉरेस्ट विलेजेस जो थे उनको फोर्स किया कि वो फॉरेस्ट को कट करें, कट डाउन दैट फॉरेस्ट एरिया, लॉग्स जो है वो यूज़ करेंगे। Many villages use these two as an advantage and expanded cultivations in the forest area. तो कुछ लोगों को लिए देखा गया कि ये तो डिस्ट्रक्शन था, कुछ लोगों ने इसको बेनिफिट मान लिया, एडवांटेज मान लिया, उनको लगा कि उनका जो कल्टीवेशन एरिया है वो बढ़ जाएगा। सो आफ्टर द वॉर इट वॉज नॉट ईजी फॉर द इंडोनेशियन फॉरेस्ट सर्विस टू गेट दिस लैंड बैक। तो जब ये वॉर ख़त्म हो गया, जब इस तरह कंट्रोल में आ गया, तो इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने कोशिश किया फॉरेस्ट सर्विस जो थे कि ये लैंड जो था फॉरेस्ट एरिया का वो वापस ले लिया जाए, बट इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर देम, क्यों लोगों ने उसमें कल्टिवेट करना शुरू कर दिया था। एज इट हैपन इन इंडिया, पीपल्स नीड फॉर एग्रीकल्चर लैंड हैज़ ब्रॉट देम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विच वांटेड टू कंट्रोल द लैंड एंड एक्सक्लूड पीपल्स फ्रॉम इट। वैसे ही इंडिया में भी हुआ कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थे वो चाहते थे, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, झगड़ा हुआ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बीच में कि वो जो लैंड है वो उसके कंट्रोल में आ जाए और लोगों को वहाँ से निकाल दिया जाए, बट दैट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट है जर्मन्स न्यू पॉलिसीज टू कंजर्व फॉरेस्ट। गवर्नमेंट्स न्यू पॉलिसी कि हमें फॉरेस्ट को कैसे बचाए, क्योंकि जब पता चला कि हमने अपने फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो अभी हमें इम्पॉर्टेंट सबसे पहला स्टेप है टू कंजर्व। हमें उसे क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, हमें उसे बचाना है, प्रोटेक्ट करना है हमें अपना फॉरेस्ट को। तो इसीलिए उन्होंने रूल्स फॉलो बनाया गया ताकि प्रोटेक्ट किया जाए। सिंस 1980s, governments across Asia, Africa began to realize that the conflict arose from scientific forestry and policy of keeping forest communities away from the forest. कि जो था फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ को अलग रखा, दूर रखा, ताकि वो फॉरेस्ट को बचाएंगे, फॉरेस्ट कट नहीं करने देंगे, इस तरह से। तो जो भी फॉरेस्ट साइंटिफिक फॉरेस्ट्री उन्होंने यूज़ किया वो सारा जो था वो सही नहीं था। इंस्टेड ऑफ हार्वेस्टिंग टिम्बर, कि सिर्फ और सिर्फ टिम्बर कट करेंगे, तो इससे तो अच्छा था फॉरेस्ट को क्या किया जाए, कंजर्वेशन फॉरेस्ट हैज़ बिकम द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, कि अभी हमें कंजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए। द गवर्नमेंट हैज़ रिकॉग्नाइज्ड, गवर्नमेंट ने क्या देखा कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज का नीड क्या है कि इन्वॉल्विंग लोकल पीपल इन अचीविंग दिस गोल, की सबसे अच्छा है कि अगर हम लोकल पीपल को इन्वॉल्व कर देते हैं टू कंजर्व द फॉरेस्ट एरिया, तो इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ के लोकल कम्युनिटीज़, क्योंकि वो अपने घर को, अपने जंगल को वो खुद ही बचा सकते हैं, तो इससे बेटर और कोई नहीं है। तो ये रियलाइज़ किया गवर्नमेंट ने, और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व किया टू कंजर्व द फॉरेस्ट। सो इन मेनी केसेस across India, from Mizoram to Kerala, dense forests have survived only because village protected them. क्योंकि यहाँ मिजोरम से केरला लेके कहीं से भी उन्होंने देखा कि गांव वालों ने ही अपने जंगलों को बचाया, क्योंकि वो क्या मानते उसको सेक्रेट, क्यों पूछते, भगवान मानते उनको उस तरह से, ताकि वो अपने भगवान को कभी नहीं काटेंगे। इवन दे विल प्रोटेक्ट फ्रॉम आउटसाइडर्स, वो बाहरों जो लोग आएंगे उनसे भी बचाएंगे। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या करना चाहिए, कम्युनिटीज़ को ही इन्वॉल्व कर देना चाहिए विथ ईच फैमिली, क्योंकि टेकिंग, अब वो लोग क्या करते हैं अपने खुद फैमिलीज में टर्न करते हैं कि कौन गार्ड करेगा, कौन आएगा नेक्स्ट डे, कौन करेगा, एंड इवन जो फॉरेस्ट गार्ड है उसके साथ साथ मिलके वो भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो टुडे लोकल कम्युनिटीज़ जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ है एंड इन्वायरमेंटलिस्ट है, ये उनका थिंकिंग क्या मानना है कि हमें अलग अलग तरीका अपनाना चाहिए, मैनेज करना चाहिए, ताकि हम फॉरेस्ट को बचा सकें, तभी जाके हम बचा सकेंगे। और उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट योगदान किसका होगा, लोकल पीपल का, ताकि ये उनके लिए, वो उनका घर है और अपने घर परिवार को कोई भी बर्बाद, डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहते। देन वी कैन कंजर्व द फॉरेस्ट, एंड ये इससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन जो है वो कंटिन्यू रहेगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा। तभी हम फॉरेस्ट को, क्योंकि वो क्या मानते हैं, भगवान मानते, प्रीशियस है, हमारे लिए बहुत कीमती है। तो ये चीज़ें जो स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने इसे नेग्लेक्ट किया था, लोगों पीपल्स को, लोकल कम्युनिटीज़ को दूर रखने की कोशिश की थी, बाद में इनको रियलाइज़ हुआ कि ये सही नहीं है। और दूसरा जो फॉरेस्ट साइंटिफिक फॉरेस्ट्री था वो भी गलत है। द फॉरेस्ट मीन्स इट हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैराइटीज ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ फॉरेस्ट। तो ये चीज़ें फिर बाद में सुधारना शुरू हुआ, कंजर्व करना, और कंजर्वेशन में इम्पॉर्टेंट किसका है योगदान, लोकल पीपल का, पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल।
So this is how the chapters end. Now we will move to the new chapters in the next class. Thank you.